अब देखो, आपकी फिजिक्स की जो क्लासें थी उनकी कल शुरुआत की थी, उसमें आपने प्रमुख भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक है वो एक ट्रिक के माध्यम से याद किए थे। तो देखो, वो तो अपने ने एसआई मात्रक है उनको याद किया था, वास्तविक रूप में है वो फिजिक्स की आज है अपन शुरुआत करते हैं। अब देखो, फिजिक्स ऐसा है कि इसमें कोई ट्रिक व्रिक से अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगी नहीं, तो सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि आप मेरे सामने तो हो नहीं, मेरे भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमेशा आप लोग सब सामने होते थे, आपके सामने पढ़ाता था, तो एक इंटरेस्टिंग आप में घुल मिल के है वो क्लास लगती थी। अभी तो कैमरा है तो मैं तो ऐसे मान के चल रहा हूँ कि कैमरा ही मेरी वो क्लास है, तो मैं आपके रुझान को कुछ समझ नहीं पाऊंगा। तो आप पूरा गौर रखना बोर्ड पे, और मैं डेफिनेट आपको कहता हूं कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर है जो अभी चालू होगा वो आपका है वो क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखो, आज फिजिक्स की करते हैं अपन शुरुआत। सबसे पहले देखो, अपन एक टॉपिक लेते हैं भौतिक राशि। इनको लेकर है वो बहुत बार है वो प्रश्न पूछ लिया जाता है, भौतिक राशि। सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या है। तो भौतिक राशि की अगर बात की जाए तो मैं एक परिभाषा बोल रहा हूं कि ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो, उस राशि को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, भौतिक राशि। यानी ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो तो उसे भौतिक राशि कहा जाता है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि भौतिक राशि क्या होती है। जैसे उदाहरण से मैं समझाऊं आपको, 10 केजी। 10 केजी में देखो 10 क्या है, 10 परिमाण, या मैं बोल सकता हूं मात्रा। 10 क्या है, मात्रा। और केजी क्या है, केजी आपको पता है मात्रक है, और केजी क्या है, मात्रक है। और किसका मात्रक है, ये द्रव्यमान। तो 10 केजी कहने का मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात हो गई, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रा या फिर मात्रक दोनों हो वो क्या कहलाती है, भौतिक राशि। जैसे 10 केजी किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की। तो ऐसी राशियों को क्या कहा जाता है, भौतिक राशि। अब देखो, ये तो भौतिक राशि थी आपकी कि किसे कहते हैं, लेकिन भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की है अगर उनको देखा जाए तो भौतिक राशियां है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपने पढ़ी है अदिश, एक होती है अदिश और दूसरी होती है सदिश। भौतिक राशि है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है अदिश और दूसरी होती है सदिश। अब देखो, सदिश कौन सी होती है और अदिश कौन सी होती है। देखो, इसको देखो, सबसे पहले इसमें नाम आ रहा है सदिश। दिश का मतलब दिशा, सह का मतलब सहित, यानी जो दिशा सहित होती है वो कौन सी, सदिश राशि। तो मैं ये लिख सकता हूं, इसमें दिशा है और इसका नाम है दिशा है, तो इसमें दिशा नहीं है, यानी अदिश है ये। तो अदिश है तो इसमें दिशा, और इसमें दिशा नहीं है। तो देखो, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो जिस राशियों में दिशा होती है वो कौन सी है, सदिश, और जिसमें दिशा नहीं होती वो कौन सी होती है, अदिश। बहुत बार आ जाता है कि सदिश राशि में होती है, दिशा होती है, नहीं होती है, ऐसे करके कोई प्रश्न डाल सकता है आपको। तो आपको याद रखना है कि सदिश राशियां वो होती है जिसमें परिमाण के साथ में दिशा होती है, और अदिश वो होती है जिसमें मात्रा के साथ में दिशा नहीं होती। तो यह थी आपकी अदिश और सदिश। अब देखो, एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भौतिक राशि दे दी जाती है, जैसे द्रव्यमान वगैरह ऐसे, और पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक भी बनी हुई है, और कुछ तो मैंने ये भी देखा कि जो बड़े संस्थान जो तैयारी करवाते हैं आईएएस आईपीएस की, तो वो इतने बड़े बड़े जो संस्थान है उन्होंने भी ट्रिक बना रखी है कि जिसमें वह आता है वो तो कौन सी हो गई, सदिश, और जिसमें वह नहीं आता वो कौन सी हो गई, अदिश। चैप्टर ही क्या कर दिया पूरा क्लोज। बच्चों को कहते हैं कि जिस भी राशि में वह मिले वो कौन सी हो गई, सदिश, और जिसमें वह नहीं हो वो कौन सी हो गई, अदिश। लेकिन देखो, मैं लिखता हूं कि ऐसी ट्रिक है क्या, ये मैंने लिखा, देखो, विद्युत धारा। विद्युत धारा, अब आप भी समझदार हो, आपने पढ़ा है विद्युत धारा तो अदिश राशि है, और इसमें तो वह आ रहा है। विद्युत धारा डेफिनेट अदिश राशि है, लेकिन वह आ रहा है। दूसरा देखो, विद्युत धारा के बाद में मैं अगर बात करूं तो
एक राशि आती है आवर्ती। आवर्ती, आवर्ती में भी क्या आ रहा है, आवर्ती में भी क्या आ रहा है, वह आ रहा है। आवर्ती में भी क्या आ रहा है, वह आ रहा है। तो ये भी क्या है, अदिश। एक में पढ़ता हूं द्रव्यमान, द्रव्यमान में भी क्या आ रहा है, आधा वह आ रहा है, लेकिन ये क्या है, अदिश है। तो देखो अब अपन भी ये ट्रिक बनाते हैं, लेकिन क्या बनाते हैं, थोड़ी सी अलग डिफरेंट बनाते हैं। और डिफरेंट कैसे बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, देखो कि विद्युत धारा, विद्युत धारा, दूसरी कौन सी, आवर्ती। विद्युत धारा व आवर्ती को छोड़कर जिसमें भी वह आता है वो कौन सी हो गई, सदिश। विद्युत धारा व आवर्ती को छोड़कर जिसमें भी पूरा वह आता है, आधे वह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसमें भी पूरा वह आता है वो कौन सी हो गई, सदिश। अब देखो विद्युत धारा और आवर्ती को छोड़कर जिसमें भी पूरा वह आ रहा है वो सारी की सारी कौन सी होगी, सदिश। और इसमें जैसे मैं देखूं संवेग, फिर वैसे मैं बनाऊं आवेग, फिर एक वह ले लिया, फिर एक वह ले लिया। देखो संवेग हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन, विस्थापन हो गया, उसके बाद में खुद वेग हो गया। कहने का मतलब जिसमें भी वह है वो कौन सी है, सदिश। सिर्फ छोड़ के किनको, विद्युत धारा और आवर्ती को। आवर्ती में भी क्या है, वह है, और विद्युत धारा में भी क्या है, वह है, लेकिन ये कौन सी है, अदिश। और इन दो को छोड़कर जिसमें भी पूरा वह है वो कौन सी है, सदिश। तो ये आपको याद रखना इतना, कहीं वो विद्युत धारा डाल दे और आपने कोई ट्रिक पढ़ रखी होगी जिसमें भी वह आता है वो कौन सी है, सदिश, और कहीं आपका गलत हो जाए। क्योंकि एग्जामिनर भी आजकल बड़े, जितने आप ट्रिक लेके आते हो उतने वो भी निकालता है। तो सही ट्रिक ये है कि विद्युत धारा और आवर्ती को छोड़कर जिसमें भी वह आता है वो कौन सी है, सदिश। अब आगे देखो, इनके अलावा जिनमें वह नहीं आता, यानी विद्युत धारा और आवर्ती में वह आता है, ये तो है। इनके अलावा जिस राशि में भी वह नहीं मिलता वो सारी की सारी कौन सी है, अदिश। जैसे चाल, मैं पूछूं दूरी, तो दूरी में वह नहीं है तो कौन सी है, अदिश। उसके बाद में बात की जाए कार्य, कार्य में भी कोई वह नहीं है, कार्य के साथ में ऊर्जा, इसमें भी वह नहीं है, तो दोनों क्या हो गई, अदिश। उसके बाद में मैं बोल सकता हूं आयतन, आयतन भी क्या है, अदिश। फिर मैंने लिखा द्रव्यमान, तो मैंने बताया कि द्रव्यमान में वह आधा ही है, मैं पूरे वह की बात कर रहा हूं, तो द्रव्यमान भी क्या हो गया, अदिश हो गया। तो कहने का मतलब चाल, दूरी, उसके अलावा मैं लिख सकता हूं समय, इसमें भी वह नहीं है तो कौन सी है, अदिश। तो आपको ज्यादा झंझट में नहीं पड़ के इतना याद रखना है कि विद्युत धारा और आवर्ती को छोड़कर जिसमें भी वह वो सदिश, और जिसमें वह नहीं है फिर इन दो को छोड़कर वो कौन सी हो गई, अदिश। तो यह आपकी भौतिक राशियां बहुत बार एग्जाम में दे दी जाती है कि समय अदिश है या सदिश। तो आपको याद रखना है जिसमें वह पूरा छोड़कर किनको, विद्युत धारा और आवर्ती को, वो सदिश, और बाकी सब क्या हो गई, अदिश। तो ये आपकी भौतिक राशियां थी जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करके मात्रक आपने पढ़ रखे हैं। अब देखो असली में फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जो वाई ग्रुप वाले हैं या कुछ अन्य कंपटीशन वाले हैं वो मांग कर रहे हैं गति के नियम, और वैसे भी फिजिक्स है उसकी शुरुआत गति के नियमों से ही होती है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है, देखो गति के नियम, गति के नियम। अगर मैं गति के नियमों की बात करूं तो गति के नियम दिए गए थे न्यूटन सर के द्वारा, यानी गति के नियम देने वाला जो विद्वान था उस विद्वान का नाम था न्यूटन। और वैसे भी न्यूटन बहुत बड़ा विद्वान था। फिजिक्स देख लो या फिर हर कोई चीज, फिजिक्स तो देखोगे तो पूरी की पूरी आधारित भी किस पे है, न्यूटन पे ही है। और वैसे भी आपको पता है फिजिक्स या भौतिकी के जनक भी किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, न्यूटन को। तो जो गति के नियम है वो किसके द्वारा दिए गए थे, न्यूटन महोदय के द्वारा। आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज और है, कई बार कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार पूछ लिया जाता है ग्रहों की गति के नियम, गति के नियम। अगर पूछ ले अगला कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिए, तो आप न्यूटन मत कर देना। इनको देने वाला जो विद्वान था वो केपलर। कौन था, केपलर। ग्रहों की गति के नियम है वो किसके द्वारा दिए गए थे, केपलर। तो इस कंफ्यूजिंग को ध्यान में रखना, गति के नियम सिर्फ किसने दिए थे, न्यूटन ने। लेकिन वो ग्रहों की गति के नियम की बात कर ले तो किसके द्वारा दिए गए हैं, केपलर। तो अभी अपन पढ़ते हैं गति के नियम। और आप अगर नजर बनाई रखोगे पूरे पे
तो मैं डेफिनेट कहता हूं कि आज पूरे के पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे गति के नियम। अब देखो न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो कितने दिए थे? 3। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे न्यूटन ने गति के नियम। देखो पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। और जो तीनों नियम थे उन तीनों नियमों में एक ही बात की चर्चा की थी, वो बात थी बल। दूसरे में भी बोला बल और तीसरे में भी बोला बल। अब देखो तीनों में बल के किस रूप की बात की? प्रथम नियम है उसमें न्यूटन ने बल की परिभाषा दी और उसी बल की परिभाषा से बहुत बड़ा नियम बना दिया था। तो प्रथम नियम में बल की परिभाषा। दूसरा जो नियम है इसमें बल का परिमाण। तीसरे नियम की बात की जाए तो तीसरे बल में दिया था बल की दिशा। कहने का मतलब यह है कि प्रथम नियम के अंदर न्यूटन ने लिखा था कि बल क्या है, बल क्या होता है, यानी कहने का मतलब परिभाषा है वो किस नियम में दी गई? प्रथम नियम में। दूसरे नियम में लिखा कि बल की मात्रा कितनी है, बल ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, उसकी मात्रा कितनी लग रही है बल की, तो वो किस नियम में बताया था? दूसरे में। और तीसरे नियम में ये बताया था कि बल की दिशा, बल किस दिशा में लग रहा है, किस दिशा में लगता है, वो किस में बताया? तीसरे नियम में। तो ये 3 नियम दिए थे और उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। तीनों नियमों में चीज क्या निकल के आई थी मुख्य? प्रथम में बल की परिभाषा, दूसरे में बल का परिमाण और तीसरे में बल की दिशा। अब देखो न्यूटन महोदय का प्रथम नियम आता है जिसे बोला जाता है, जो पहला नियम है जिससे बल की परिभाषा आई है उसे बोला जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। जो प्रथम नियम है उसे बोला जाता है जड़त्व का नियम। अगर जड़त्व की बात की जाए तो सबसे पहले देखो इस नियम को समझने के लिए पढ़ते हैं जड़त्व। ये जड़त्व क्या चीज है? तो जड़त्व के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी आकर्षण शक्ति, यानी जड़त्व वह कारक है, जड़त्व वह कारक है जो किसी वस्तु, अगर मैं परिभाषा लिखूं तो जड़त्व वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता हो, परिवर्तन का विरोध करता हो। देखो अब इसको कैसे समझोगे आप? कहने का मतलब जड़त्व एक ऐसा बल, एक ऐसा कारक है जो हर किसी भी वस्तु की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। अब देखो कैसे समझोगे? यहां पे आ रहा है स्थिति, वस्तु की स्थिति। अब आपने देखा होगा कि वस्तु की स्थिति कितने प्रकार की होती है, और वस्तु की स्थिति है वो 2 प्रकार की होती है। या तो वस्तु क्या रहेगी? स्थिर, या वस्तु क्या दिखेगी आपको? गतिशील। वस्तु की स्थिति कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। या तो वस्तु स्थिर है और या वस्तु क्या है? गतिशील। अब देखो, अब न्यूटन कहता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर इसलिए नहीं है कि कोई उसमें वजन है या उसकी द्रव्यमान की वजह से वो स्थिर है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका कारण है कि उसमें जड़त्व लगा हुआ है, और वो जड़त्व है कौन सा? स्थिर जड़त्व है। और न्यूटन ये भी कहता है कि जो गतिशील वस्तु है वो गतिशील इसलिए नहीं है, वो गतिशील अपने आप में नहीं है। अगर वो गतिशील है तो उसका कारण है कि उसमें जड़त्व लगा हुआ है, गतिशील जड़त्व है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे थोड़ी होता है, पृथ्वी पे जो चीजें पड़ी हुई है वो अपने वजन के कारण क्या है? वजन के कारण क्या है? वो स्थिर है, या फिर अपन किसी को बल लगाकर चलाते हैं तो वो क्या हो रही है? गतिशील। कोई अपने आप तो ऐसी वस्तु है नहीं कि जो गति करती रहती है। पृथ्वी पर तो सारी वस्तुएं कुछ समय बाद में रुक जाती है, अगर किसी को धक्का दे दिया तो भी रुक जाती है। तो देखो आपको ये समझना होगा कि आप सब ये जानते हो कि पृथ्वी में खुद में एक जड़त्व है जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण। और जिसका मान आपने मैथ में पढ़ा होगा 9.8 या लगभग आप 10 लिखते हो। तो जो ये पृथ्वी में खुद जड़त्व है तो इसकी वजह से ये चीज नहीं दिखाई देती। अगर मैं आपको कुछ आगे लेकर जाऊं, और मैंने आपको जब कभी उपग्रह, कृत्रिम उपग्रहों के बारे में पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा कि कृत्रिम उपग्रह जो भी सरकारें हैं विश्व में जितनी भी, या विश्व में जितने भी देश हैं वो अपने कृत्रिम उपग्रह छोड़ते हैं, या भारत सरकार अपने कृत्रिम उपग्रह छोड़ती है तो पृथ्वी की ऐसी कक्षा में छोड़ती है जहां क्या हो? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगे। अब देखो उस कक्षा में छोड़ा जाता है तो वहां किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगता?
किसी भी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। और अगर वहां पे उसने क्या छोड़ दिया, कृत्रिम उपग्रह, तो वहां कोई जड़त्व नहीं लग रहा, तो उसको क्या करते हैं, पिंड को धक्का दे दिया, तो धक्का देने से उसमें कौन सा आ गया, गतिशील जड़त्व है। कौन सा जड़त्व आ गया, गतिशील। अब देखो वो पिंड है, आपने देखा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता रहता है और अपनी पृथ्वी पर है वो संचार, जो टीवी वगैरह चलते हैं उनके लिए संचार, हर चीज की, जो मौसम विज्ञान के उपग्रह वो मौसम के बारे में सब बताते हैं और घूमते रहते हैं, वो कभी नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि उनपे कोई जब तक बल नहीं लगेगा या फिर कोई नहीं रोकेगा तब तक कैसे रुकेगा। उसके अंदर जो चीज लगी हुई है वो कौन सी लगी हुई है, वो गतिशील जड़त्व लगा हुआ है। तो वहां से आप देखोगे तो आपको देखेगा कि कोई भी वस्तु है वो गतिशील है तो उस पर गतिशील जड़त्व है। अगर कोई रुकी हुई है तो उसका कारण है कि उस पर भी कोई क्या लगा हुआ है, जड़त्व लगा हुआ है। एक तरह का क्या बोल सकते हैं इसे, बल लगा हुआ है, खिंचाव लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो रुकी हुई है। तो अभी आपको याद रखना है कि वस्तु की स्थिति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक स्थिर और दूसरी गतिशील। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका कारण क्या है, उसमें स्थिर जड़त्व है, और गतिशील है तो उस पर कौन सा जड़त्व है, गतिशील जड़त्व है। अब देखो एक चीज और है, न्यूटन कहता है कि जो जड़त्व होता है वो जड़त्व समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के। किसके, द्रव्यमान के। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उस पर जड़त्व भी क्या लगेगा, ज्यादा, और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उस पर जड़त्व भी क्या लगेगा, कम। कैसे? कैसे का मतलब ये हो गया, जैसे आप घर के बाहर खड़े थे, एक सब्जी बेचने वाली जो आती है, क्या बोलते हैं उसको, ठेला। सब्जी बेचने वाला क्या है, ठेला। और वहीं पास में एक बड़ा, रोड के पास में एक खड़ा है ट्रक। क्या खड़ा है, ट्रक। ठेला भी खड़ा है, ट्रक भी खड़ा है। ट्रक खड़ा है और ठेला खड़ा है, दोनों की जो स्थिति है वो कैसी है, स्थिर है। तो इन पर जड़त्व भी कैसा लगा हुआ है, स्थिर जड़त्व है। क्या लगा हुआ है, स्थिर जड़त्व है। अब देखो आप पास में गए और आप पास में जाकर है वो ठेले का सहारा लिया या ठेले को थोड़ा सा धक्का दिया, ठेला क्या होने लग गया, और गुड़ने लग गया। आप गए पास में और जाके ठेले को क्या लगाया, धक्का। ठेले ने राउंड लेने क्या कर दिए, स्टार्ट, गुड़ गया ठेला। अब देखो वहीं पे खड़ा था ट्रक और आप फिर ट्रक के पास में गए। आपने जब ठेला गुड़ा दिया ना तो आपको लगा कि ट्रक को भी देखते हैं, लेकिन ट्रक के पास गए और ट्रक पे जोर मारा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आपके 2-4 साथी और थे, जब आप धक्का मार रहे थे तो वो भी आ गए। वो सोचे क्या पता धक्का मरवा रहा है, तो वो भी साथ में लगे, तो ट्रक नहीं हिला। कहने का मतलब यह है कि ठेला हिला, ट्रक नहीं हिल सकता। क्यों? क्योंकि ठेला है, इसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है, कम, और ट्रक का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा। न्यूटन क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि जिसका द्रव्यमान क्या है, कम, उस पर जड़त्व भी क्या लगा हुआ है, कम, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके ऊपर जड़त्व भी क्या लगा हुआ है, ज्यादा लगा है। यही कारण है कि इस पे जड़त्व कम था तो इसके जड़त्व ने विरोध क्या किया, कम। इसके जड़त्व ने जो विरोध था वो क्या किया, कम। तो अपने ने बल लगाकर इसको क्या कर दिया, परिवर्तित, यानी गतिशील कर दिया। स्थिति में क्या कर दिया, इसके आसानी से परिवर्तन कर दिया। यही तो जड़त्व है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, वही तो जड़त्व है। लेकिन इसमें जो वस्तु की स्थिति में जो द्रव्यमान था कम था, तो स्थिति में परिवर्तन क्या कर दिया, आसानी से। यहां इसका द्रव्यमान क्या था, ज्यादा था, तो अपन इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सके, कारण इस पे जड़त्व ज्यादा लगा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया, ये तो वजन की वजह से हुआ है, ट्रक में वजन ज्यादा है और इसमें वजन कम है। तो देखोगे आप कि आपका वजन 70 kg, भार एक अलग चीज है। आपका वजन क्या है, 70 kg, कहां, पृथ्वी पर। लेकिन अगर आप चले जाओ चंद्रमा पे, आपने पढ़ा है, तो चंद्रमा पे आप जाओगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा, इसका 1/6। करने का मतलब 70 kg नहीं रहेगा, आपका वजन कम हो जाएगा। तो अगर यहां पे 10 किलो वाली 6 kg की क्या है, अगर 6 kg की वस्तु है तो चंद्रमा पे जाकर कितनी हो गई, 1 kg की। तो कहने का मतलब उड़ने लग जाएगी हवा में। अगर 6 किलो वाली यहाँ की 6 किलो वाली चंद्रमा पे जाएगी तो वहां उड़ने, अगर वायुमंडल हो तो उड़ने लग जाती है। तो
अब आप देखोगे कि यहाँ 6 किलो को कोई बच्चा उठा रहा है तो उसको दिक्कत होती है, और वहां 1 किलो वो तो अपने आप हवा में उड़ेगी। तो हुई क्या चीज, हुआ यह कि चंद्रमा का जो जड़त्व है वो पृथ्वी की तुलना में कमजोर है, कम लगता है, तो इसलिए उस वस्तु है वो वस्तु हल्की हो जाती है। और यहाँ भारी इसलिए होती है कि उस वस्तु के ऊपर क्या होता है, जड़त्व ज्यादा लगता है। हाँ, डिपेंड किस पे करता है, द्रव्यमान पे करता है, ये तो बात सही है, लेकिन कहीं आप ऐसे सोच लो कि ऐसे नहीं होता, जड़त्व नहीं होता तो जड़त्व होता है। और ये आपने पढ़ा है कि पृथ्वी पर जो व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो वो क्या हो जाता है, हल्का। ये डेफिनेट आपने पढ़ा है जब आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हो। तो आपको इतना समझना है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका कारण उसमें स्थिर जड़त्व, और गतिशील है तो कौन सा है, गतिशील जड़त्व। और जड़त्व किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध भी क्या करेगी, कम करेगी। और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध क्या करेगी, ज्यादा। तो ये तो अभी अपने ने जड़त्व के बारे में समझा था। और ये जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले विद्वान थे, उनका नाम था गैलीलियो। तो इसलिए इस जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम। अब आगे पढ़ते हैं न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसकी परिभाषा। यहां तक आपसे जड़त्व के बारे में पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है जड़त्व किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है ये भी पूछ सकता है, और जड़त्व है क्या, प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। जड़त्व नियम का दूसरा नाम क्या है, गैलीलियो का नियम। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे, यहां से आगे देखते हैं। देखो जड़त्व के बाद अब देखो न्यूटन ने है वो प्रथम नियम के अंदर देखो परिभाषा लिखी, और परिभाषा देखो प्रथम नियम की परिभाषा आती है, वो ये आती है कि जब दो परिभाषा आती है कि अगर कोई वस्तु स्थिर, अगर कोई वस्तु स्थिर व गतिशील, अगर स्थिर है तो स्थिर जड़त्व और गतिशील है तो गतिशील जड़त्व है। तो कोई वस्तु स्थिर व गतिशील, अगर कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह तब तक स्थिर व गतिशील बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे, उस पर कोई बाह्य बल न लगे। अब देखो न्यूटन कह रहा है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी, और अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई दूसरा बाह्य बल न लगे। अगर पृथ्वी की कक्षा में छोड़े जाने वाला पिंड कृत्रिम उपग्रह है वो गति करता ही रहता है जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, वो नहीं रुकेगा, गति करता रहेगा। और पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं वो हमेशा क्या रहेगी, स्थिर। जब उनमें जोर लगाएंगे तब तक वो चलेगी, और जब उसका बल समाप्त हो जाएगा क्या हो जाएगी, स्थिर। क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादा कौन सा स्थिर जड़त्व है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो यहां से एक चीज आई निकल के, और वो मैंने बताई थी बल की परिभाषा। वो देखो कैसे आई, यहां लिखा कि कोई वस्तु स्थिर व गतिशील है तो तब तक स्थिर और गतिशील रहेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगे। तो यहां मतलब ये निकला कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की औकात रखता है। क्या रखता है, किसी वस्तु की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन की औकात रखता हो, या उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकने की अक्षमता रखता हो, तो उसे क्या कह सकते हैं, अपन बल कह सकते हैं। तो प्रथम नियम से क्या है, बल की परिभाषा। तो ये भी कई बार पूछ ली जाती है। अब देखो कुछ उदाहरण प्रथम नियम के। अब देखो एक बस, बहुत बार पूछ लिया जाता है, एक बस है और प्रश्न पूछा जाता है कि बस के जैसे ही बस है उसके अचानक चलने से अंदर बैठे हुए यात्री है वो पीछे की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं, या बस के अचानक रुकने से है वो अंदर बैठे हुए यात्री है वो आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो करते हैं अपन इस गुरुत्वाकर्षण या प्रथम नियम को समझते हैं। देखो एक बस है, बस में क्या बैठे हैं, कुछ यात्री बैठे हैं, बस में बैठे हुए हैं कुछ यात्री, और अचानक ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और ड्राइवर ने बस को क्या कर दिया,
स्टार्ट करके उसमें गियर डाला और बस को क्या कर दिया, गतिशील। अब देखो जब गतिशील हुई उसके तुरंत पहले की स्थिति देखो, बस में आप बैठे थे और बस थी, आप भी स्थिर थे, बस भी क्या थी, स्थिर। दोनों में जड़त्व कौन सा लगा हुआ था, स्थिर जड़त्व। कौन सा लगा हुआ था, स्थिर जड़त्व। अब जैसे ही उसने गियर डाला तो बस क्या हो गई, गतिशील। लेकिन आपने क्या रहने का प्रयास किया, स्थिर। क्यों, क्योंकि आप पे स्थिर था, इसमें भी स्थिर, इसमें तो गियर डालते ही जड़त्व आ गया, कौन सा, गतिशील। लेकिन आप में अभी तक स्थिर जड़त्व लगा हुआ था, आपको तो गति अभी मिलने वाली है, तो आपका जो स्थिर जड़त्व था उसने उस चीज का क्या किया, विरोध। यही तो जड़त्व है, उसने आपकी स्थिति का क्या किया, परिवर्तन का विरोध किया। तो उसने वही रखने का प्रयास किया, बस आगे गई, आप वही रखने का प्रयास किया तो आप पीछे की तरफ गिर गए या पीछे की तरफ झुक गए। तो उदाहरण पूछ लिया जाता है कि बस के अचानक चलने से यात्री पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो न्यूटन के किस नियम के तहत, तो न्यूटन के प्रथम नियम के तहत। इसी को ऐसे भी पूछ सकता है इसी को ऐसे पूछ सकता है कि अचानक बस के रुकने से यात्री आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। तो देखो बस चल रही है, क्या चल रही है, बस में कौन सा जड़त्व है, गतिशील। आप भी इसके अंदर बैठे हुए हो तो आप भी क्या बने हुए हो, गतिशील। अब आगे जैसे ब्रेकर आया, ड्राइवर ने क्या लगाया, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक लगाए बस की स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन। क्या हो गया, परिवर्तन। और परिवर्तन कैसा हुआ कि जैसे उसने ब्रेक लगाए बस गतिशील ही थी, वो क्या हो गई, स्थिर। लेकिन आपका शरीर जो गतिशील बना हुआ था उसने गतिशील रहने का प्रयास किया, उसने अपनी स्थिति में स्थिर होने का क्या किया, विरोध किया। तो उसने गतिशील रहने का प्रयास किया तो वो आगे की तरफ झुक गया, और जैसे आगे की तरफ जाना चाहा तो वो क्या हो गया, झुक गया। तो बस के अचानक ब्रेक लगने से बस में बैठा यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। अब देखो एक नियम और, एक उदाहरण और आप देखो। कई बार क्या होता है कि ये पेड़ है, आपके इधर देखो मध्य प्रदेश में आम के पेड़ होते हैं, पेड़ है उसके फल लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, ऐसे समझ लो कि पेड़ की टहनी के क्या लगे हुए हैं, आम। अब आप क्या करते हो, टहनी को पकड़ते हो और पकड़ के ऐसे हिलाते हो। तो टहनी को ऐसे पकड़ के हिलाते हो तो सारे के सारे जो पके हुए आम है वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। देखो कैसे हुआ ये कि टहनी थी, आम लटके हुए थे इस पे, टहनी भी स्थिर थी, आम भी क्या थे, स्थिर थे, दोनों में स्थिर जड़त्व लगा हुआ था। अब आपने क्या किया, टहनी को पकड़ा और पकड़ के उसको ऐसे हिलाया, तो हिलाने से टहनी क्या हो गई, गतिशील। आपने गतिज ऊर्जा किसको दी, टहनी को, तो टहनी क्या हो गई, गतिशील। आपने बल किस पे लगाया, टहनी पे, तो टहनी गतिशील हुई। जबकि फलों पे आपने कोई बल नहीं लगाया तो वो क्या थे, स्थिर। जब टहनी गतिशील हुई और ये स्थिर थे तो इन्होंने स्थिर रहने का प्रयास किया, अचानक ये स्थिर रहने का प्रयास किया तो ये नीचे की तरफ क्या हो गए, गिर गए, और टहनी क्या कर गई, गतिशील। तो इन्होंने टहनी को छोड़ दिया और नीचे की तरफ गिर गए। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि टहनी को हिलाने से फलों का नीचे गिरना न्यूटन के किस नियम में, तो नीचे गिरना, टहनी के हिलाने से फलों का नीचे गिरना भी न्यूटन का कौन सा नियम है, प्रथम नियम। अगर पूछ लिया जाए जैसे एक कंबल, आपके पास रुमाल कंबल, आप सुबह उठते हो, देखो सर्दियों में कंबल ओढ़ते हो, आपके पास एक कंबल है, उसको क्या करते हो आप, सोने से पहले या सुबह उठते हैं वो ऐसे झटकाते हो। तो आप देखते हो कि कंबल को झटकाते क्यों है, कि उसमें धूल मिट्टी के कण है वो क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। तो उसमें देखो क्या होता है कि कंबल थी, उसमें धूल मिट्टी के कण लगे हुए थे। अब आपने ऐसे कंबल ली, उसको छिटकाया, तो आपने बल किस पे लगाया, कंबल पे। तो जो स्थिर कंबल थी उस पे धूल के कण थे वो भी स्थिर थे, लेकिन आपने ऐसे लेके कंबल को झटकाया तो पूरी कंबल क्या हो गई, गतिशील। लेकिन जो धूल के कण थे वो किस अवस्था में रहने का प्रयास किया, स्थिर। तो वो सारे के सारे नीचे कहाँ गिर गए, नीचे। तो कंबल को झटकने पे कणों का नीचे गिरना, कणों का नीचे गिरना, यह भी न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, प्रथम नियम पे। किस नियम पे आधारित है, प्रथम नियम पे। अब देखो मैं ज्यादा इसको लंबा चौड़ा नहीं करके आपको एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, वो ये है कि जिस भी नियम में, जिस भी उदाहरण में आपको ये लगे, जिस भी उदाहरण में आपको यह लगे कि गिरने का आभास हो रहा है, उसमें न्यूटन का प्रथम नियम, जैसे प्रथम नियम में किसका अभ्यास होगा, गिरने का। जैसे बस में बैठे यात्रियों का आगे की तरफ झुक जाना अचानक रुकने पर, तो आगे की तरफ झुक जाना मतलब आगे की तरफ गिर जाने का अभ्यास हो रहा है। बस में बैठे हुए
अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की तरफ गिर जाना या पीछे की तरफ झुक जाना, तो इसमें भी गिरने का आभास हो रहा है। टहनी को हिलाने पर फलों का नीचे गिर जाना, तो इसमें भी गिरने का आभास हो रहा है। कंबल को झटकने पे कर्णों का नीचे गिरना, इसमें भी गिरने का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। एक उदाहरण और ले लूं मैं कि बस को चलती बस में यात्री को कंडक्टर दौड़ते हुए उतरने के लिए क्यों कहता है, किस नियम के तहत कहता है, अगर पूछ लिया जाए तो उसमें भी क्या होगा। अगर बस चल रही है, आपने देखा बस क्या कर रही है, गति कर रही है, आप भी बस के अंदर क्या हो, गतिशील हो। लेकिन जैसे आप अचानक उतरोगे और उतरते अगर आप डायरेक्ट उतर गए तो आपके जो पैर हैं वो जमीन के क्या आएंगे, डायरेक्ट संपर्क में आएंगे और शरीर नीचे से क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अगर स्थिर हो गया तो ऊपर का शरीर क्या रहेगा, गतिशील। क्यों? क्योंकि वो तो गति कर रहा था और जो पैर टिकेगा वो अचानक क्या होगा, स्थिर। तो आगे से शरीर आगे गिरने का क्या रहेगा, चांस। तो इसलिए कंडक्टर क्या बोलता है कि थोड़ी दूर बस के साथ दौड़ते हुए उतरना, तो उससे आपका शरीर, पूरा शरीर गतिशील रहेगा, नीचे का हो चाहे ऊपर का, क्योंकि नीचे भी आप अपने बल से क्या करवाते रहोगे, गति, और आप आराम से उतर जाओगे। तो इसमें भी क्या हो रहा है, गिरने का तो आभास हो रहा है। अगर आप अचानक उतर गए तो क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो जिसमें भी उदाहरण में गिरने का आभास हो वो न्यूटन का कौन सा है, प्रथम नियम। झंझट खत्म, जहां पे भी आपको लगे कि कोई गिरने की बात हो रही है तो न्यूटन का प्रथम नियम। अब देखो न्यूटन का दूसरा नियम सबसे ज्यादा है, उदाहरण उसी से पूछे जाते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम आता आपका, और उस नियम का नाम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, जो न्यूटन का कौन सा है, दूसरा नियम। अब देखो इसको कैसे समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं संवेग। जैसे उसमें जड़त्व को समझा वैसे ही अपन संवेग को समझेंगे तो इसको भी समझ जाएंगे। संवेग को आपने पढ़ा है, किसमें लिखा जाता है, पी। किससे लिखा जाता है, दर्शाया जाता है पी। और बल को क्या लिखा जाता है, एफ। बल को क्या लिखा जाता है, एफ। और बल बराबर होता क्या है, एम ए मा। फादर बराबर क्या पढ़ा आपने, मा। तो बल बराबर क्या होता है, एफ ए। बल का वैसे आपने मात्रक पढ़ा था, ऐसा ही मात्रक जब भी आपकी पहले क्लास लगी थी तो बल का मात्रक पढ़ा था आपने, न्यूटन। क्या पढ़ा था, न्यूटन। लेकिन एक चीज और देखो, बल बराबर होता क्या है, मा। अब मैं देखूंगा, देखो मा, एम का मतलब मास बोले तो द्रव्यमान, अरे एम बोले तो द्रव्यमान। ए का मतलब एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन बोले तो त्वरण। तो बल एक तरह का क्या है, द्रव्यमान, और त्वरण का क्या है, गुणनफल है। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक पढ़ा था आपने केजी। द्रव्यमान को किसमें लिखा जाता है, केजी। और त्वरण को पढ़ा था आपने मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां से एक चीज ध्यान में रखना, कहीं वो ऑप्शन में न्यूटन नहीं डाले। ऑप्शन में ऐसे डाल दे सारे के सारे, न्यूटन का नाम ही नहीं लिखे, तो बल का मात्रक क्या करोगे। तो ये इसीलिए आपको समझा रहा हूं, ऐसी चीजें हैं वो आगे क्लियर भी करवाऊंगा आपको। ये न्यूटन के गति के नियम होने के बाद केजी इंटू मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, जो सही मात्रक है वो तो क्या है, बल का केजी इंटू मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सही मात्रक तो द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बना हुआ है, कौन, बल। तो सही मात्रक केजी इंटू मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर है। ये न्यूटन, तो न्यूटन सर ने ही बल की परिभाषा दी थी, तो इसलिए उनके सम्मान के लिए नाम रख दिया कौन सा, न्यूटन। इसी का नाम क्या रख दिया, न्यूटन। लेकिन वो न्यूटन नाम नहीं डालकर ये चीज लिख दे। तो अगर बल निकालना है तो किससे निकालेंगे, बल तो इससे निकलेगा, और यही फिजिक्स वालों के आगे काम आती है। तो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि न्यूटन है वो बल का मात्रक नहीं मिले और आप सोचो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं। बल का असली मात्रक तो यह है, ये तो न्यूटन महोदय के सम्मान के लिए इसका मात्रक क्या रख दिया, न्यूटन रख दिया। तो ये चलो छोड़ो, आगे की बात है। अब देखो P बराबर आपने देखा है F बराबर मा होता है, F बराबर आपने पढ़ा है मा, तो P बराबर आपने पढ़ा है mv। पेरेंट्स बराबर mv, फादर बराबर मा। अब देखो P बोले तो संवेग, m बोले तो मास बोले तो द्रव्यमान, v का मतलब हो गया वेग, v का मतलब क्या हो गया, वेग। और p का मतलब हो गया संवेग। अब देखो, अब इसको समझो आप। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। कहने का मतलब द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो क्या होता है, संवेग। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो क्या होता है, संवेग। अब देखो इसको समझो।
ये यहां पे ये कह रहा है कि अकेला अगर कोई द्रव्यमान है तो वो कुछ नहीं कर सकता, अकेला अगर वेग है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। अगर वेग और द्रव्यमान दोनों है तो ही वो क्या है, संवेग। अब देखो समझते हैं। मेरे पास देखो एक रुई या कपड़ा, मेरे पास एक कपड़े की क्या थी, गेंद थी। मेरे पास एक जैसे कपड़े की गेंद है, कोई कपड़े की जैसे गेंद है, ये जैसे माइक का कवर पड़ा है, ये माइक का कवर है, ये कपड़े का है। मैं अगर इसको लेकर आपकी तरफ ऐसे मारता हूं तो आपको लगेगी क्या, बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर द्रव्यमान नहीं है। क्या नहीं है, द्रव्यमान। अगर मैं रुई की गेंद लेता हूं, बहुत सारी रुई ले ली और मैं ऐसे करके आपके ऊपर डालता हूं, चाहे वो कितना ही बड़ा गंठल हो, लेकिन आपको नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान नहीं है। चाहे मैं कितने ही वेग से मारो उसको बिल्कुल नहीं लगेगी, उसमें बिल्कुल क्या नहीं है, द्रव्यमान। दूसरा देखो मैं ये डस्टर, इसमें भी कोई द्रव्यमान ज्यादा नहीं है, लेकिन है कुछ न कुछ। तो मैं उस कवर से ज्यादा अगर इसकी मारूंगा आपके, तो कुछ न कुछ शरीर पे क्या आएगी, चोट। कुछ न कुछ चोट नहीं, बहुत कुछ आएगी इसकी। अगर द्रव्यमान को देख लूं मैं, तो है तो ये भी छोटा, साइज तो उसकी भी इतनी है, लेकिन इसमें क्या है, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। तो इसकी मारूंगा तो क्या आएगी, चोट। कारण इसमें द्रव्यमान भी था और इसमें क्या हो गया, वेग भी था। दूसरी चीज मैं एक और करता हूं, एक उदाहरण और देखो। एक ट्रक है, रुका हुआ। कैसा है, रुका, यानी सिर्फ द्रव्यमान है, वेग नहीं है। दूसरा ट्रक है जो चल रहा है। एक ट्रक है वो स्थिर है, दूसरा क्या है, गतिशील। अब देखो, जो स्थिर ट्रक है उसके सामने आप खड़े होगे, स्थिर जो ट्रक है उसके सामने आप खड़े होगे, वो किसी प्रकार का आपको नुकसान पहुंचाएगा क्या, कुछ नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें द्रव्यमान है, लेकिन वो खड़ा है तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा एक ट्रक है, सड़क पे आ रहा है, उसमें द्रव्यमान भी है और वो दौड़ा हुआ आ रहा है 40, 50, 60 या 70, 80, 100 की स्पीड में। अब आप उस रोड पे उसके सामने जाओगे क्या? क्यों? आप बिल्कुल नहीं जाओगे। आपको पता है कि इसके सामने चले गए तो ये क्या कर देगा, काम ही खत्म कर देगा। तो कहने का मतलब संवेग, यहां से देखो संवेग का मतलब क्या है, जिसमें द्रव्यमान और वेग हो। और जो ट्रक और मैंने बोर्ड के जो उदाहरण दिए, इनका कहने का मतलब हो गया एक तरह का झटका लगना। क्या लगना, झटका लगना या चोट लगना। अगर संवेग कहीं पे लगेगा तो उसकी क्या लगेगी, चोट। जैसे ये मार्कर है, इसमें द्रव्यमान बिल्कुल कम है, लेकिन मैं ऐसे करके आपके टच करूंगा तो इसमें वेग नहीं है, आपके टच कर दिया, द्रव्यमान है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसी मार्कर को ऐसे खींच के मारूंगा तो आपके चोट आएगी, आपके सिर में कोई झटका आएगा। तो कहने का मतलब संवेग का मतलब क्या हो गया, झटका। क्या मतलब हो गया, झटका। या क्या बोल सकते हैं, चोट। क्या बोल सकते हैं, अपनी साधारण भाषा में समझने के लिए संवेग एक तरह का झटका या क्या हो गया, चोट। जिसको क्या बोल सकते हैं, जिससे चोट आती हो या क्या आता हो, झटका। वही तो क्या है, संवेग। एक उदाहरण और, जैसे एक तौलने वाला कांटा, जैसे आप अपना वजन तौलते हो, उस कांटे पे जाके ऐसे खड़े हुए आप, तो क्या था आपका वजन, 70 kg। कितना आया, 70 kg। लेकिन आपने कई बार क्या किया कि ऐसे जंप करके, या दो बच्चे साथ में जा रहे हैं तो आप दौड़ते हुए क्या करते हो, अचानक कांटे पे जाते हो और कूद के उसके ऊपर पैर रखते हो। तो आपने देखा होगा कि आपका वजन 80, 90, 100 चला जाता है और फिर 70 आ जाता है। तो उस समय होता क्या, आपने देखा कि आप जब जंप लेते हो तो उसमें आपका वेग और क्या हो जाता है, काउंट। और जो जितना वेग काउंट होता है तो वो कांटा उतनी चीज को बता देता है। यानी आप अगर उछल के कांटे पे गिरोगे तो आपने देखा होगा कि आपके वजन से ज्यादा क्या आएगा, उसमें वजन दिखाएगा। कारण उसमें द्रव्यमान के साथ में क्या काउंट हो जाता है, वेग भी हो जाता है। तो कहने का मतलब वो कांटे पे जो चोट आएगी, जो झटका आएगा, वही तो क्या है, संवेग। अब देखो, अब पढ़ते हैं संवेग की परिभाषा। संवेग को समझने के बाद में अब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, तो कुछ चीजें पढ़ी आपने, पी पढ़ा है आपने। पी का मतलब क्या होता है, संवेग। फिर एक आपने ऐसा उल्टा निशान भी पढ़ा होगा जिसे उल्टा आर आप बोलते हो, इसको आप बोलते हो समानुपाती। फिर देखो, एक आपने डेल्टा पढ़ा है, इस तरह का डेल्टा। इसका मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा को क्या बोल सकते हैं, किसके लिए लगाते हैं, परिवर्तन के लिए। एक आपने और पढ़ा है 1/t में टी का, इसको आप बोलते हो दर। क्या बोलते हो, दर। 1/t में टी, दर।
तो देखो आपने संवेग की जो इक्वेशन है या संवेग की जो परिभाषा आप किताबों में पढ़ते हो उसमें इस प्रकार से आपने देखी होगी, P पीछे इस तरह का डेल्टा बट्टे में T यहां समानुपाती है, ये परिभाषा दे रखी। अब आप सोचोगे ये क्या हो गई। तो देखो इसको समझने के लिए अपन अपनी स्टाइल से समझते हैं। देखो P बोले तो संवेग, डेल्टा बोले तो परिवर्तन, T बोले तो नीचे दर, ये क्या हो गया समानुपाती, ये क्या हो गया बल। तो देखो इसको पढ़ेंगे कैसे कि संवेग में, इसका मतलब परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन की, T का मतलब दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर F का मतलब बल के समानुपाती होती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के क्या होती है समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। यानी संवेग में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किसके समानुपाती है, बल के समानुपाती। अब देखो अब संवेग को अपन समझते हैं, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब देखो नीचे देखो ये लगा हुआ है T का मतलब बोले तो टाइम, क्या हो गया समय, T बोले तो समय। अब देखो यहां पे देखो अगर टाइम है, टाइम जैसे 1 है और मैं इसको 5 करूंगा तो आप इतने समझदार हो, आप मैथ निकालते हो, आपको पता है कि अगर यहां पे संख्या, अगर मैं कोई संख्या बढ़ाऊंगा तो इस F का मान क्या आएगा, कम। और जैसे मैं F बराबर निकाल रहा हूं 400/100, तो अब आपको पता है F का मान कितना आएगा 4, लेकिन मैं यहाँ पे 100 को बढ़ाकर कितना कर दिया 200, तो अब 4 नहीं आकर क्या आएगा 2, तो F का मान क्या हो गया कम। कारण कि जो मैंने नीचे की जो संख्या बढ़ाई तो ये इसका मान क्या आएगा कम। तो यहां पे देखो नीचे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है इक्वेशन में, टाइम क्या दे रखा है, टाइम। तो सीधी सी बात तो ये हो गई कि अगर अपन टाइम, समय बढ़ेगा, किसी चीज में क्या बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, तो बल क्या हो जाएगा कम, और किसी का समय कम होगा तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो इसे एक उदाहरण द्वारा समझो आप। उदाहरण द्वारा देखो, क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट की मैं बात करूं, क्रिकेट की बात करूं तो आपके सामने क्रिकेट की गेंद आ रही है, तो जैसे ही कैचर उसको पकड़ता है, अच्छा कैचर, वो गेंद को लेते ही पीछे की तरफ ऐसे झुक जाता है या हाथ को बॉल के साथ कहां ले जाता है, पीछे। वो क्यों लेके जाता है कि यहां पे बॉल पकड़ेगा, वो बॉल उसके हाथ में आ गई और वो पीछे ले गया तो उसने समय बढ़ा दिया। अगर समय बढ़ा दिया तो वो बॉल है वो हाथ पे बल ज्यादा नहीं लगाएगी, हाथ के अंदर रुक जाएगी, आसानी से कैच हो जाएगा। अब देखो आपके सामने, आप देखना अब की बार मैच खेलो तो क्रिकेट की गेंद आ रही है, आपका हाथ यहां है, लेकिन जैसे ही बॉल सामने आ रही है आप हाथ से ऐसे कर देना आगे की तरफ। आप पहली बात तो कैच नहीं ले पाओगे, दूसरी बात अगर बॉल आपकी रबड़ वाली नहीं है, अगर वो टेनिस वाली बॉल है तो आपका हाथ भी टूट सकता है। क्यों? क्योंकि आपने समय आगे करके क्या कर दिया, समय कम कर दिया, तो बॉल आएगी तो उसका बल क्या लगेगा, ज्यादा। अगर कैचर पीछे करके लेगा तो उसने समय क्या कर दिया, ज्यादा, तो वो हाथ में आएगी तो बिल्कुल चोट नहीं देगी। कारण क्यों? अगर वो समय बढ़ाएगा तो बल क्या होगा, कम, अगर समय घटाएगा तो बल क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो एक क्रिकेट का एक उदाहरण और देखो आप, एक उदाहरण और देखो, क्योंकि इसके उदाहरण तो ज्यादा पूछे जाते हैं। एक आपने देखा होगा कि साइकिल बचपन में आपने साइकिल चलाई थी, साइकिल आपका जो दोस्त था वो साइकिल चला रहा था और आप कहां बैठ गए, पीछे। अब देखो आपका दोस्त साइकिल चला रहा था, वो आगे की सीट पे बैठा था, आप कहां बैठे हुए थे, पीछे। और गांव की गली के नजारे दे रहे थे आप बचपन के। तो गांव की गलियां कैसी होती है, फूटी हुई होती है, तो वहां से वो साइकिल जब दौड़ी हुई जाती थी तो दोस्त को क्या आता था, उन खड्डों में आनंद आता था, ऐसे उछलता था। लेकिन आपका आनंद क्या होता था, चूर हो जाता था। कई बार तो ये भी बोलना पड़ता था कि मेरे को उतार दे। और ये तो देखो पीछे की बात है, अगर आपको बिठा ले आगे डंडे पे और फिर चले तो हालत क्या होगी। अगर दोस्त बैठा है सीट पर, आपको बिठा रखा है आगे वाले डंडे पर, फिर उन खड्डों में चले तो क्या आएगी, आपको चोट ज्यादा आएगी, झटके क्या लगेंगे, ज्यादा। कारण क्या है, कारण यह कि साइकिल की जो सीट के ऊपर आपका दोस्त बैठा हुआ था उस पे शॉकर लगे हुए थे। जैसे ही वो झटकों के अंदर
खड्डों में पड़ती है तो शॉकर क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं या नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो ये समय बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, जो बल लगा उसमें क्या बढ़ा देते हैं, समय। लेकिन आप जिस डंडे पे बैठे थे उसमें कुछ नहीं लगा हुआ था, वो डंडे में तो कोई समय, जितना झटका आ रहा था वो का वो आप में लग रहा था, तो आपकी हालत क्या थी, खराब। तो पर्सन ये भी पूछ सकते हैं क्या कि शॉकर, जो शॉकर्स होते हैं गाड़ियों के अंदर, जो आपके शॉकर वगैरह, पत्ते वगैरह, लिप वगैरह बोलते हो, वो न्यूटन के किस नियम पे काम करते हैं, उनका काम है झटका कम करना, गाड़ी में झटका कम करना। तो संवेग का मतलब ही क्या है, झटका। तो वो न्यूटन के दूसरे नियम पे क्या करते हैं काम। अगर क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो वो पीछे करता है तो चोट कम आए, बॉल पे झटका कम लगे, कैच आसानी से पकड़ जाए, तो उसका काम भी क्या है, झटका कम करना या चोट से बचना। एक नियम और, ये तो देखो साइकिल थी। एक देखते हैं ट्रक, ट्रैक्टर देखते हैं। देखो ट्रैक्टर की, आप खेत में गए हुए थे, घूमने के लिए चले गए पैदल, उधर से गाड़ी लेकर नहीं गए आप अपनी, आप पैदल चले गए। उधर से देखो एक ट्रैक्टर आ रहा था कोई गांव का, वो ट्रैक्टर पे आगे है, वो ड्राइवर बैठा था, पीछे ट्राली जोड़ रखी थी, और वो वहां से आ रहा था, आपने हाथ दिया, आपका दोस्त वगैरह या कोई कुछ जानकार था, क्योंकि दोस्त होता तो वो बराबर में बिठा लेता ना आपको, वो ऐसे ही जानकार था, तो उसने बोला ट्राली में चढ़ जा। अब देखो उसने गियर डाला और वो अपनी धुन में उसने गाने बजा रखे हैं और गियर डाल दिया उसने, चौथा नंबर या जो भी 5वां नंबर आता है, और सड़क पे जो खाली ट्राली है वो कूदती हुई जा रही है। तब आप देखोगे कि वो, उसको तो आनंद आ रहा है, गाने सुन रहा है, लेकिन आपके क्या हो गई उस ट्राली के अंदर ये हो कि अब कब सुने यार, कब रोक दे, अपन तो क्या होंगे, पैदल चले जाएंगे। कारण क्या हुआ कि जो ट्रैक्टर की सीट पे बैठा हुआ था उस पे तो सीट पे शॉकर थे, क्या लगे हुए थे, शॉकर लगे हुए थे। तो उन शॉकरों पे जब वो सीट कूद रही थी तो उसमें आपने देखा होगा कि वो टाइम बढ़ रहा था, तो बल क्या हो रहा था, कम, तो उस ड्राइवर को झटके नहीं लग रहे थे। लेकिन ट्राली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, शॉकर वगैरह कुछ नहीं आते, तो आपके लिए क्या लग रहे थे, झटके लग रहे थे, और झटके लग रहे थे तो आपकी हालत क्या थी, खराब थी। तो मेरा कहने का मतलब, ज्यादा उदाहरण नहीं देते हुए अगर मैं ये कहूं किसी चीज के अंदर झटका, किसी भी चीज के अंदर किसका प्रतीक हो, झटके का, या फिर किसका हो, प्रतीक का, चोट जैसी बात निकलती हो, तो वो न्यूटन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम। हाँ, अब देखो सारे के सारे ये मतलब निकलेंगे। अगर मैं बॉक्सिंग की बात करूं, अगर एक उदाहरण और लूं बॉक्सिंग में, तो आपने देखा होगा कि जब बॉक्सिंग खेलते हैं तो जो मुक्का मारता है और सामने वाला जो खिलाड़ी दूसरा होता है वो क्या कर लेता है, गर्दन को पीछे कर लेता है। कारण क्या है कि वो पीछे कर लेगा तो जो मुक्का लगेगा उसको वो क्या दे देगा, टाइम, तो उसके चोट क्या आएगी, कम आएगी, उसमें चोट क्या आएगी, कम। दूसरे आप सड़क पे दौड़ते हो तो कई बार आप ये बोलते हो जल्दी खत्म करना है, तो आप जल्दी समझो इसको कि जैसे आप सड़क पे दौड़ते हो तो आपके पैरों में क्या आती है, चोट। कारण क्या है, और रेत में दौड़ते हो तो आप बोलते हो कि रोज रेत में दौड़ाओ। सड़क पे आप क्यों नहीं दौड़ते, क्योंकि सड़क है, नीचे जो सड़क है उस पे आप पैर मारते हो तो वहीं आपके पैर गिरते हैं, तो आपके पैरों में समय नहीं मिल पाता। और रेत में क्या होता है कि रेत में आप दौड़ते हो तो रेत नीचे की तरफ धंस जाती है, तो आपको क्या मिल जाता है, समय मिल जाता है, तो आपको चोट कम आती है और आप रेत में दौड़ना ज्यादा पसंद करते हो। तो जिसमें भी जो चोट का क्या हो, आभास हो, वो न्यूटन का प्रथम नियम। अब देखो बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम। तो न्यूटन के दूसरे नियम में यह चीज आई कि बल कितना लग रहा है, अगर समय कम लगेगा तो बल ज्यादा लगेगा, और समय बढ़ेगा तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसमें से आई बल की मात्रा के बारे में। अब देखो तीसरा नियम है जिसे कहा जाता है, न्यूटन के तीसरे नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम। अब देखो इस नियम को समझो। न्यूटन महोदय कहते हैं कि संसार में, वो किसी पृथ्वी या किसी खगोलीय पिंड की भी बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि संसार में जो भी वस्तु है उस पर अगर अपन कोई क्रिया करते हैं तो वो अपने विपरीत एक क्रिया करती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। कहने का मतलब, अरे आप किसी के, देखो ऐसे ही समझ लो, आपके पास में क्या बैठा है, एक दोस्त बैठा है, और आपने बिन पूछे कैसे कोई बात नहीं की और उसके क्या लगा दिया, एक थप्पड़। आपने क्रिया कर दी, उसके क्या मार दिया, थप्पड़। अब आपको पता है कि आपने थप्पड़ मारा है तो वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया, और वो प्रतिक्रिया करेगा, वो आपको पता है कैसी करेगा। तो कहने का मतलब इस संसार में कोई भी चीज है उस पर अगर क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया। जैसे मेरे पास ये ढक्कन है, इससे समझो,
मैंने बल लगाया, इस ढक्कन पे बल लगाया और बोर्ड के ऊपर इस तरह से मारा, तो आपने देखा होगा कि मैंने जितना बल लगाया उतना ही बल इस बोर्ड ने वापस लगाया, और मैंने जितना फेंका था उतना ही उसने वापस उधर ही फेंक दिया, किसको, ढक्कन को। तो कहने का मतलब अगर मैं इस पे बल लगाऊंगा तो ये भी एक बल लगाएगी, मैंने इधर बल लगाया तो वो कहां लगाएगी, उधर लगाएगी। तो यही तो क्या है, मैंने जो क्रिया की उसके विपरीत इसने क्या कर दी, प्रतिक्रिया। और आपके जो दोस्त है उसने आपके थप्पड़ मारा और आपने भी उसको क्या कर दिया, उसने एक मारा और फिर आपने 5-7 गाल दिए। कहने का मतलब उसने एक क्रिया की तो आपने भी उसके विपरीत क्या कर दी, प्रतिक्रिया। तो यही तो क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया। अब इसको समझते हैं अपन। एक तो देखो ये क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल है वो हमेशा दो वस्तु पर लगता है, दो वस्तु पर। कैसे, अरे जैसे मेरे सामने कोई वस्तु ही नहीं है, मैं ऐसे हाथ करके खड़ा हूं, ऐसे हाथ कर रखा है, तो आप क्या कहोगे कि सर तो पागल हो गए। अगर मैं नहीं आपको बताता और ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाता तो आप क्या बोलते कि ये पागल हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे सामने कोई चीज है ही नहीं, और मैं अगर ऐसे कर रहा हूं और आपको नहीं बताता तो आप कहते हैं कि सर बोर्ड के धक्का क्यों मार रहे हैं, बोर्ड पे जोर क्यों लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब सामने कोई वस्तु है तो मैं बल लगा रहा हूं। तो बल हमेशा कितनी वस्तुओं पे लगता है, दो पे लगता है। एक क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम में यह भी है कि बल एक दूसरे के क्या लगता है, विपरीत। एक दूसरे के विपरीत का मतलब मैं दीवार के धक्का इधर लगा रहा हूं तो ये दीवार भी मेरे पे धक्का कहां से लगा रही है, सामने से। अगर मैं ढक्कन को इधर से मारा तो दीवार ने ढक्कन को कहां फेंक दिया, इधर। तो ये बल कहां लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत। तो बल हमेशा एक दूसरे के क्या लगता है, विपरीत। अब देखो प्रथम नियम में अभ्यास हुआ था, किसका उदाहरण पूछ लिया जाए, गिरने का। किसका, गिरने का। यानी कोई भी उदाहरण आएगा उसमें आपको आभास होगा गिरने का। अगर दूसरे नियम की बात की जाए तो दूसरे नियम में झटका या चोट का, जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में बैठे रहने पीछे झटके लगना या चोट लगना, साइकिल पे बैठने पे भी झटके लगना, क्रिकेट की बॉल को अगर पीछे से नहीं पकड़ेंगे आगे से पकड़ेंगे तो हाथ में झटका या चोट लगना, तो सब में ऐसा आभास होगा। उसमें सब में गिरने का, चलती हुई बस के रुकने पे अचानक आगे गिर जाना वो होगा। इस नियम की अगर बात की जाए तो आपको याद ये रखना है कि इसमें क्या होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी उल्टा निकलेगा उसका। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, बंदूक को चलाने पर गोली आगे जाती है जबकि बंदूक पीछे कंधे की तरफ धक्का मारती है, न्यूटन के किस नियम के तहत। तो कहने का मतलब गोली आगे जा रही है, बंदूक कहां आ रही है, पीछे। तो इससे क्या हो रहा है कि बंदूक ने जोर आगे लगाया लेकिन गोली ने भी पीछे जोर लगाया, कहां, पीछे की तरफ। तो बंदूक कहां आई, पीछे। कहां आई, पीछे। तो कहने का मतलब क्या हो रही है, प्रतिक्रिया उल्टा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है तो आपको पता है कि न्यूटन का कौन सा नियम हो गया, तीसरा। एक देखो रॉकेट, आपने रॉकेट देखी होगी टीवी में, जब रॉकेट की लॉन्चिंग करते हैं तो रॉकेट में क्या होती है, गैस भरी हो रहती है जो कहां निकलती है, नीचे, और रॉकेट कहां जाती है, ऊपर। तो यह भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि रॉकेट की सिद्धांत पर काम करता है। अब देखो रॉकेट में जो गैस होती है वो कहां आती है, नीचे की तरफ। कहां आती है, नीचे, पूरे वेग के साथ नीचे आती है। जैसे ही गैस नीचे आती है तो रॉकेट कहां जाती है, ऊपर। तो रॉकेट भी किस सिद्धांत पर काम करती है, क्रिया व प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। एक चीज और, बंदूक से देखो, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। आप बोलते हो कि सर बंदूक पर क्रिया और प्रतिक्रिया का बल तो बराबर लगता है लेकिन गोली तो बहुत दूर जाती है जबकि बंदूक तो बहुत दूर नहीं जाती। तो इसका आप ये ध्यान में रखना कि गोली का द्रव्यमान क्या है, बिल्कुल कम, और बंदूक का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा। दूसरे आपने कंधे के और लगाए रखते हो, आप बंदूक चलाते हो तो कहां लगाते हो, कंधे के। तो 70 किलो वजन आपका हो गया, 5 किलो किसका हो गया, बंदूक का हो गया। तो उसमें 70-75 किलो वजन हो गया, जबकि गोली के अंदर कितना है, कम से कम कितना है, 10, 20, 25, 30 ग्राम। तो कहने का मतलब गोली का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर जाएगी। बाकी गोली ने भी लगाया है, अगर बंदूक ने गोली पे लगाया है तो गोली ने भी लगाया है। यही तो कारण है कि चलाते हो तब क्या बोलता है बंदूक वाला कि बंदूक को कंधे के सटा के रखना, नहीं तो कंधा तोड़ देगा। तो ये आपके न्यूटन के 3 नियम थे। आपको नियम की परिभाषा, प्रथम नियम में बल की परिभाषा, दूसरे में बल का परिणाम या मात्रा, तीसरे में बल की दिशा। और तीनों नियमों को याद रखना। अगर उदाहरण पूछ ले तो पहले में गिरने का आभास होगा, दूसरे में कोई झटके का या चोट का आभास होगा, और तीसरे में क्रिया के विपरीत क्या होगी, प्रतिक्रिया। और ऐसे अगर मैं उदाहरण दूंगा तो देते जाऊंगा। आपको उदाहरण याद नहीं रखने, आपको समझना था। तो अब मैं समझ रहा हूं कि लगभग आपके क्या हो गया ये कंप्लीट। और अब आगे फिजिक्स में अपन बढ़ेंगे।